Good afternoon, student. Today we all gather here to remember the Black Day of the Indian history. That is 13th April. Do you anyone remember that what incidents took place on 30th April 1990? Anyone? Yes, Jallianwala Bagh massacre, which is the Black Day of the Indian history, because thousands of people were killed by the British. First of all, we will know about the historical background that why the Jallianwala Bagh massacre took place. Have you ever heard about the Rowlatt Act? Have you ever heard about the Rowlatt Act? Yes, sir. This act was passed in March 1990. This act seized the political power of the Indians. Means the Indian leaders were not allowed to gather at any place. Only on the basis of doubt, the British officials arrest the Indian leaders and sent to jail for 2 years without any trial or appeal. This act, officially known as Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1990, ये जो एक्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अधिकार दे रहा था, और ये अधिकार क्या था कि बिना कोई अपील के, बिना कोई दलील के किसी भी भारतीय लीडर को सिर्फ शक के आधार पर 2 सालों तक समय अवधि के लिए जेल में डाल सकता था। जरा सोच के देखिए, इतने कठोर एक्ट का क्या हम भारतीय स्वागत करते हैं? हाँ? नो सर। हमारा जो उस समय का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसने घोर विरोध किया इस रॉलेट एक्ट का। फिर भी इस एक्ट को पास कर दिया गया मार्च 1919 में। और जब ये एक्ट पास हुआ तो क्या हम इंडियन चुपचाप इस चीज को सह लेते? नहीं। और उस समय का जो जाने माने हमारे लीडर्स थे, जिनका की नाम क्या था? महात्मा गांधी। उन्होंने 6 अप्रैल को, on 6 April 1990, he announced a hartal, and this hartal was nationwide. एक नेशनवाइड हड़ताल की घोषणा करते हैं कौन? महात्मा गांधी। कब करते बेटा? 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की घोषणा करते हैं, और इस हड़ताल की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी पंजाब की ओर रवाना होते हैं। लेकिन पंडरल स्टेशन पर महात्मा गांधी को ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो हमारे पंजाब के जाने माने लीडर्स
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया पंजाब में। इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उस समय हम भारत के लोग कितने यूनाइट थे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग बढ़ चढ़कर हमारे पंजाब के लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के नेतृत्व में महात्मा गांधी के अरेस्ट का विरोध किया, जो लाल तरीकों से विरोध किया। जब इनके विरोध को ब्रिटिश ने देखा तो इन दोनों लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया। मीन्स अब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और जब इन दो लीडर को अरेस्ट किया गया तो पंजाब मानो आग की तरह दुनिया के सामने आया। हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। लोग नन वायलेंस के रास्ते को छोड़कर हर जगह वायलेंस होने लगा। और इस चीज को देखते हुए 11 अप्रैल 1919 को 11 अप्रैल 1919 को जनरल आर डाय, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर और पंजाब नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा पूरे के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें 4 से अधिक लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं करता है। पंजाब में जो अप्रैल की बात करते हैं, इसी अप्रैल में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। और पंजाब में एक जगह है अमृतसर। इस अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। जो इर्द गिर्द के लोग थे अपने गांव से बच्चों को साथ लेकर, अपने बच्चों को साथ लेकर अमृतसर आए। किस लिए आए? बैसाखी का पर्व मनाने, मेला को देखने के लिए। और इन मासूम लोगों को यह भी पता नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है। इनको मेला में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस मेला रोक दिया गया। ये जितने भी लोग थे, ये सब के सब, आप देख सकते हो कि अप्रैल में गर्मी कितनी होती है। और ये गांव से चल के आए थे। ये सारे लोग कहीं गए? अमृतसर के जलियांवाला बाग में आराम करने के लिए। कितने मासूम लोग इस जलियांवाला बाग में आराम कर रहे थे। और उसी समय पंजाब के जो जाने वाले लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो आगे की रणनीति तैयार करने के लिए पंजाब के कुछ रिवोल्यूशनरीज भी उस जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, जो आगे क्या करना था ये विचार करते, जिनकी संख्या बहुत कम थी। और यही खबर किसको मिला? जनरल ओडायर को। किसको मिला बेटा? जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर जलियांवाला बाग पहुंचता है और पहुंचकर उसने क्या किया? अगर आप जलियांवाला बाग जाओगे तो वहां पर एक ही एग्जिट है, निकलने का रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है। इसको ब्लॉक कर दिया और वहीं से ओपन फायरिंग का ऑर्डर करता है। और इस ओपन फायरिंग में कितने मासूम बच्चे, बूढ़े, औरत सब मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय का
जो अनुमान है कि करीब 1000 लोग उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के आदेश पर एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए थे। 100 और 1500 के करीब लोग घायल थे। इससे बड़ी घटना आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। पूरे भारत के लोगों को यह घटना झंकोड़ के रख दिया था और इससे अगेंस्ट भारत में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा। आप महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया। आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया ब्रिटिश को। और जब ब्रिटिशर के ऊपर एक प्रेशर बना, उसने हंटर कमीशन का एक आयोग बनाया जिसका नाम दिया गया हंटर कमीशन। जरा सोच के आपको उन ब्रिटिशर से इतना घृणा होगा कि इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को पनिश नहीं किया गया था। जहां पे जनरल ओ डायर की तारीफ की गई थी, उनके कर्तव्य के लिए उनको सराहा गया था। हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग को जो ये आजादी मिली है, इस आजादी के जो रास्ते हैं हमारे वीरों के खून से सींचा गया है। और आप इस देश का भविष्य हो। आपकी ये जिम्मेदारी है इस खून से सींचे हुए भारत को इस दुनिया के मैप पर, नक्शे पर एक शक्तिशाली भारत के रूप में स्थापित करना। और ये तभी संभव है जब आप और हम जिस काम को करते हैं उसे अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। हमें देश की आजादी के लिए खून बहाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन इस देश के विकास के लिए हमें अपना पसीना बहाने का मौका मिला है। और इसमें हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज आप लोग के सामने, जैसे आप देख रहे हो कि कितने निहत्थे लोग जनरल ओ डायर के आदेश पर और ब्रिटिश गोलियों का शिकार हो गए। तो आपको सोचना होगा, और यही सोचने के लिए मैं अब स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूं प्रियरंजन कुमार को, जो क्लास 9वीं का छात्र है। वो आपके सामने कुछ शब्द इस जलियांवाला बाग मिस्के के ऊपर साझा करेगा।